दोस्तों, क्या खूब कहा किसी ने कि घड़ी मत देखो, वो करो जो वो करती है, धीरे धीरे ही सही पर हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप रुक गए। तो मेहनत भले ही धीमे धीमे पर लगातार करते रहिए, सफलता तो एक दिन मिलनी है, निश्चित है ये चीज। नमस्कार साथियों, मैं आलोक, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज की करंट पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। बजट का पूरा सार आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बजट में नहीं बनने वाला। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस बार का बजट हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और ये उनका 5वां बजट है। ये इनका लगातार 5वां बजट है। अच्छा, बजट से 2 दिन पहले का आर्थिक सर्वे जारी हुआ था। वो आर्थिक सर्वे जारी किया था अनंत नागेश्वरन ने। ये अनंत नागेश्वरन हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन। अच्छा, सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो ये पेश किया है मोरारजी देसाई ने। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है, जो अब तक की सबसे ज्यादा बार पेश किया जाने वाला बजट है। अच्छा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया है षणमुखम शेट्टी ने। 1947 में षणमुखम शेट्टी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने देश का पहला बजट पेश किया। अच्छा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारी अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी। अच्छा, बजट का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बजट का उल्लेख हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि बजट का उल्लेख हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। तो बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख आर्टिकल 112 के अंदर है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस बार के बजट में 2023 के बजट में 7 प्राथमिकताओं पर बल दिया गया है और इन 7 प्राथमिकताओं को सप्तर्षि नाम दिया गया है। तो ये सप्तर्षि नाम पेपर में पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। और ये 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? ये हैं समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना मतलब है कि योजनाओं और संसाधनों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। फिर है बुनियादी ढांचा और निवेश, देश की बुनियादी ढांचा को सुधारना और निवेश को प्रोत्साहन देना। चौथा है निहित क्षमताओं का विस्तार करना। फिर है हरित विकास। हरित विकास मतलब कार्बन उत्सर्जन को कम करना। फिर है युवा शक्ति। फिर है वित्तीय क्षेत्र। तो ये 7 प्राथमिकताएं हैं, इनको आपको याद रखना है। अच्छा, 2 चीजें और आपको याद रखनी है। एक तो वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है और कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान 6.4% लगाया गया है और यही 2024 के लिए 5.9% और 2026 में यही राजकोषीय घाटा घटकर 4.5% तक हो जाने की उम्मीद है। तो राजकोषीय घाटा किस वर्ष कितना रहने की उम्मीद है, ये आपको याद होना चाहिए। आप देखते हैं बजट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला पॉइंट है सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। तो एक मिशन लॉन्च हुआ था, मिशन कर्मयोगी, उसके तहत आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इसमें सरकारी कर्मचारियों को कौशल विकास के लिए नई नई नवाचार और नई नई प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। फिर है मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। तो इस वर्ष एआई के विकास के लिए
जोर दिया गया। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास एक तो इंडिया में किया जाए और उसका उपयोग इंडिया में हो सके, इन दोनों चीजों पर फोकस किया जाए। फिर है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अधिकतम निवेश को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। फिर है डिजी लॉकर अब व्यक्तियों के लिए वन स्टॉप केवाईसी रख रखाव प्रणाली होगी, जिससे आप कागजों में बदलाव कर सकते हैं। तो अब आप डिजी लॉकर पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 19,700 करोड़ रुपए के साथ शुरू हुए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर दृढ़ता से काम किया जाएगा और 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो हाइड्रोजन उत्पादन पर फोकस किया जा रहा है। 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन प्रति वर्ष उत्पादित की जाएगी, इसका यह लक्ष्य रखा गया है। फिर है पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी। ये युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें कुशल बनाने के लिए भारत में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। फिर आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। तो आदिवासियों की शिक्षा पर जोर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिए गए। ये डिजिट आपको याद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इस साल किया गया है। अच्छा, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश नाम की पहल प्रारंभ की जाएगी। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर है कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। तो कृषि के लिए जो लोग ऋण लेते हैं उसके लिए बजट 20 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। 20 लाख करोड़ रुपए तक का लोन अब किसानों को दिया जाएगा। फिर है सिगरेट पर टैक्स को 16% बढ़ा दिया गया है। फिर है रसायन उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की जाएगी। तो रसायन उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल हो। अच्छा, ये पीएम प्रणाम जितनी भी योजनाएं लॉन्च होती हैं उनका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होता है। तो पीएम प्रणाम क्या क्या फुल फॉर्म है? पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये इसका फुल फॉर्म है। ये पेपर में आएगा तो आप कर लेंगे, आपको इतना आइडिया रहेगा। नेक्स्ट है बागबानी फसलों के लिए स्वच्छ और गुणवत्ता युक्त सामग्री प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, आत्मनिर्भर बागवानी, यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, बागवानी। तो बागवानी फसलों के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पादप कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। तो बागवानी फसलों को विकसित करने के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। नेक्स्ट है मिश्रित रबड़ पर मूल आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। फिर है कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्र में जल उपलब्धता के लिए भद्रा परियोजना को 5300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त की जाएगी। तो कर्नाटक के जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें भद्रा परियोजना को 5300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त की जाएगी। फिर है 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत शेयर्ड रिपॉजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन स्थापित किया जाएगा। अच्छा, एपिग्राफी एक वर्ड है। एपिग्राफी शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। तो 1 लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। फिर आरआईडीएफ की तरह यूआईडीएफ की स्थापना शहरों को विकसित करने के लिए की जाएगी और इसके लिए प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
अच्छा, ये RIDF और UIDF क्या है? RIDF का मतलब है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और UIDF का मतलब है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए ये RIDF पेश किया गया था। अब इसी की तरह शहरों के विकास के लिए UIDF स्थापित किया गया है और इस पर 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नेक्स्ट है 50 नए एयरपोर्टों का निर्माण किया जाएगा इस साल। लास्ट है रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इंपॉर्टेंट है, रेलवे का बजट इंपॉर्टेंट है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा। तो ये थी बजट की वीडियो। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने सारे कवर कर लिए। फिर भी एक दो पॉइंट रह गए हैं, वो आपको कल सुबह करंट की वीडियोस में उनका डिस्कशन हो जाएगा। तो कैसी लगी है हमारी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर हम डेली करंट अफेयर्स और जीएस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका वीडियो इस पर अपलोड करते हैं। अच्छा, इस बजट का, पूरे बजट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ को देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।